ये हमारा सेकंड टॉपिक है, जैसे बोलेंगे इस सॉल्यूशन चैप्टर का, इसे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक, यहीं से हमारा क्लास 12th स्टार्ट होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th की सारी चीज़ें देख ली, सारे फॉर्मूले देख लिए, कौन कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया ये देख लिया। अगर किसी को फिर से भी दिक्कत होगी तो आप 11th वाले नोटबुक को उठाना, एक बार उसे रीचेक करना, आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ जाएंगी। हमारा क्लास 12th का सबसे पहला सॉल्यूशन का टॉपिक है, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, जिसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट मैक्सिमम सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सवाल ये है कि सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, यहीं से हमारा ये टॉपिक शुरू होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, हेडिंग होनी चाहिए पहली, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आओ देखते हैं। बेसिकली 3 फैक्टर ऐसे हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। आप बताओ, अच्छा मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया मैं एक गिलास पानी दे देता हूँ आपको और उसमें आपको चीनी घोलना है। चीनी कभी घोला है पानी में? कई बार घोला होगा। कुछ शरबत बनाते समय कुछ तो सीखा होगा उससे घोलते समय। चलो आप मुझे बताएंगे कि अगर आप चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी पानी में घुल जाए? पानी गर्म होना चाहिए। आपने पहला कंडीशन बताया, पानी कैसा होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। गुड। और बस पानी का मात्रा ज़्यादा होनी, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया। और मिक्स करते समय हाथ घुमाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ घुमाना चाहिए। ठीक है, और मान लिया, आप बिल्कुल सही हैं। सॉल्युबिलिटी बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या अल्कोहल पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो आप कहेंगे हाँ। क्या सरसों का तेल पानी में डिजॉल्व होता है? आप कहेंगे ना। तो क्या अल्कोहल सरसों के तेल में डिजॉल्व होगा? आप कहेंगे ना। अब वो अलग बात है कभी डिजॉल्व नहीं किया है, कभी किया है क्या? नहीं किया। तो कौन सा वाटर में डिजॉल्व किया है? तो तुम लोगों ने तो वाटर में भी अल्कोहल नहीं डिजॉल्व किया ना, कि किया है कभी? समझ गया मैं। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, होता है, सबके साथ होता है, चिंता मत करो। नहीं डिजॉल्व किया पक्का ना? चलो ठीक है, मान लिया। चलो मैं मान लेता हूँ नहीं डिजॉल्व किया। तो सिंपली नेचर कहता है कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट कहता है कि पोलर सॉलिड को पोलर सॉलिड में डिजॉल्व कर सकते हो और नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉलिड में डिजॉल्व करते हो। ये नेचर है। अगर आप नॉन पोलर सॉलिड है उसे पोलर सॉलिड में डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे सरसों का तेल, पानी कैसा है? पोलर। तो पानी में डिजॉल्व होने वाली सारी चीज़ें पोलर होंगी। जैसे अल्कोहल पोलर, ठीक है, लेकिन नैफ्थलीन बॉल पोलर नहीं है क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व भी नहीं होती है। ऑयल पोलर नहीं है क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होगा आपका टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर। ये 3 फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है। कितने टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन थे? 3। कौन कौन से?
सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, इन सारे फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो है नेचर ऑफ सॉलिड। हर एक फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो पहले उन तीनों सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डाल करके उसे सॉल्युबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है। बताओ इस पर सबसे पहले कौन सा इफेक्ट आएगा? नेचर का इफेक्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी बताओ नेचर सॉल्यूट का कैसा हो सकता है? पोलर या कैसा हो सकता है? नॉन पोलर। यहाँ पे एक रूल आता है लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। तो इसमें हम सबसे पहले लाइक डिजॉल्व लाइक रूल की बात करते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल कहता है कि भैया आप एक जैसे के साथ रह सकते हो, अपने जैसे के साथ रह सकते हो। अगर आपके नेचर का किसी और कोई और नहीं है तो आप अकेले रह जाओगे हमेशा। हर किसी का नेचर अलग अलग होता है, इसीलिए जब भी आप अपनी क्लास की बात करो, आपके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं और आप देखेंगे कम से कम 2 से 3 ग्रुप होगा। 5 बच्चों का ग्रुप अलग, 10 बच्चों का ग्रुप अलग, 3-4 बच्चों का ग्रुप अलग। तो ये ग्रुपिंग क्यों हो जाती है? जबकि सभी लोग एक ही क्लास में बैठे हो, सभी लोग एक ही क्लास में बैठे हो, एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से चलता है। ये ग्रुप इसके साथ निकल गया, वो ग्रुप इसके साथ निकल गया, ये ग्रुप ये क्रिकेट खेल रहा तो वो वाला ग्रुप वॉलीबॉल खेल रहा। ये ग्रुपिंग जो है वो नेचर डिसाइड करती है। एक टाइप का जो नेचर है वो पूरे जितने भी बच्चे उस ग्रुप में होंगे सबका नेचर सेम होगा। किसी एक का भी नेचर अगर अलग हुआ तो वो उस ग्रुप से बाहर चला जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल यही कहता है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका दोस्त कैसा है तो आप सबसे पहले अपने आप को देखो। आप अच्छे हो तो आपका दोस्त भी अच्छा है, या अगर आपको ये पता करना है कि आप कैसे हो तो अपने दोस्तों को देख लो। आपका दोस्त अच्छा है तो आप भी अच्छे हो, वो कमीना है तो आप भी कमीने हो। अब कौन कहेगा हमारा दोस्त कमीना है? वो अलग बात है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक रूल यही कहता है कि आप एक जैसी चीज़ें आपस में मिल सकती हैं, जुल सकती हैं, अलग अलग नेचर की चीज़ें आपस में नहीं मिलती। लिखेंगे लाइक डिजॉल्व लाइक को लिखेंगे पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute can dissolve in non-polar solvent. Polar solute can dissolve in polar solvent and non-polar solute can dissolve in non-polar solvent. ये है आपका like dissolve like rule। अब पोलर सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉलिड में आपको सॉल्वेंट में डिजॉल्व कराना है। तो सबसे पहले हम नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, solubility of non-polar solute in non-polar solvent। किसी नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि एक बी है जो कि सॉल्यूट है और उसको मैं ए में जो कि सॉल्वेंट है इसके अंदर मिला करके मैं ए बी बना रहा हूं जो कि क्या है बेटा? सॉल्यूशन। ऐसा है। तो अगर एक बी है जो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? लंडन फोर्स या
डिस्पर्जन फोर्स। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। अगर दोनों पोलर होते तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। जब आयंस होते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। याद रखें, जब भी कभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिक्स के इस टाइप के केमिस्ट्री के फिजिकल चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, उस केस में हमेशा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो उस केस में हमेशा एटम पार्टिसिपेट करता है या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। डन। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये सॉल्यूट कैसा है बेटा, नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर। तो ये जो सॉल्यूट है ना, ये ढेर सारे सॉल्यूट के पार्टिकल से घिरा हुआ नज़र आता है, कुछ इस तरीके से। देखो, एक सॉलिड पार्टिकल ढेर सारे सॉलिड पार्टिकल से घिरा हुआ है। सेम इसी तरीके से एक सॉल्वेंट का पार्टिकल ढेर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल से घिरा हुआ नज़र आता है। देखो, ये सॉल्वेंट है, वो ढेर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल से घिरा हुआ होगा। एक सॉल्यूट का पार्टिकल ढेर सारे सॉलिड पार्टिकल से घिरा हुआ है, एक सॉल्वेंट का पार्टिकल ढेर सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल से घिरा होगा। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं बोल दूं FBB। FBB का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2B मॉलिक्यूल। 2B मॉलिक्यूल का मतलब 2 सॉल्यूट मॉलिक्यूल। इसे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब यहाँ पे बताओ, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा? A और A के बीच में। इसे क्या बोलोगे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब जब सॉल्यूशन बन रहा है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल, देखो पानी है मस्त, पानी में कोई बाहरी जाता है फॉरेनर, तो फॉरेनर को देख करके वैसे भी अट्रैक्शन होता है बहुत, तो वाटर के मॉलिक्यूल बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, और अट्रैक्शन के चक्कर में जाते हैं और चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, और धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल एक एक फॉरेनर को अलग करता है, एक एक फॉरेनर को अलग करता है। फॉरेनर का मतलब क्या हुआ? बाहरी। यहाँ पे मतलब अंग्रेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया में अंग्रेज आ गया तो फॉरेनर हो गया। फॉरेन पार्टिकल का सिंपल सा मतलब होता है कि अपनी जैसा नहीं, कोई बाहरी पार्टिकल आए। तो ये सॉल्वेंट है ए को जैसे बी दिख गया वो तुरंत आएगा और बी को घेर करके खड़ा हो जाएगा। और उस केस में जब एक बी अकेला ढेर सारे ए से घिरा नजर आए तो समझ लेना ए ने अपना काम कर दिया। ए का काम क्या था? बी को घेर करके उसको डिजॉल्व करना। ए ने अपना काम कर दिया। इस अट्रैक्शन फोर्स को कौन सा फोर्स बोलोगे? इस इंटरेक्शन को बोलोगे FAB। अब बताओ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इन 3 अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक FAB, एक FAA और एक FBB। आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स ज़्यादा होना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, इफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट इज हायर देन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, क्या सॉल्युबिलिटी होगी? सोच के बताओ, क्या ये सॉल्युबल होगा? ये टूट ही नहीं रहा, बी छोड़ के जा ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स। जैसे अगर मैं कहूँ सैंड पार्टिकल को पानी में डालो तो सैंड पार्टिकल आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, पानी उन्हें तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं कहूँ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े हैं, उन्हें बाहर से कौन आ रहा है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या सॉल्युबिलिटी होगा? नहीं। सॉल्युबिलिटी तब होगा जब सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ तो सॉल्युबिलिटी कभी भी नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर सॉल्वेंट का पार्टिकल और सॉल्यूट के पार्टिकल के इंटरेक्शन की बात करें तो मैं कह रहा हूँ सॉल्युबिलिटी कब होगी? सॉल्युबिलिटी का कंडीशन बताइए। इफ FAB इज हायर देन FAA एंड FBB। क्या बात क्लियर हो गई? FAA का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। FBB का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट। FAB का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, FAA का मतलब होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट
इंटरेक्शन। FBB का मतलब हुआ सॉल्यूट इंटरेक्शन। FAB का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो अगर सॉल्युबिलिटी के लिए हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। सोचो 4 लड़कों का ग्रुप है और 4 लड़कियों का ग्रुप है। लड़के आपस में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, लड़कियों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। उन दोनों में से एक लड़का और एक लड़की की भी आपस में दोस्ती है। अब क्लास ख़त्म हुआ, लड़कियां अपनी तरफ चली, लड़के अपनी तरफ चले, होगा। अगर मान लो अब 3 कंडीशन हो सकता है, लड़कियों की अपनी दोस्ती, लड़कों की अपनी दोस्ती, उस लड़के और लड़की की दोस्ती। अगर लड़के और लड़की की दोस्ती ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो ग्रुपिंग अलग हो जाएगा, 3 लड़के अलग हो जाएंगे, 3 लड़की अलग हो जाएंगी, वो एक लड़का एक लड़की अलग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? लड़के सब एक तरफ एक साथ जाएंगे, लड़कियां सब एक साथ जाएंगे। तो सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि उस लड़का और उस लड़की के बीच की जो दोस्ती है वो उनकी सहेलियों और उसके दोस्तों के दोस्ती से ज़्यादा गहरी होनी चाहिए। नहीं तो लड़का बोलेगा अबे तू वहाँ जा रहा है, तो उसके साथ जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई लड़की की दीवार, लड़का इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है। फिर कहते हैं जाने दे भाई, दोस्ती सबसे पहले। ऐसा ही होता होगा, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होता ना? ठीक, कोई बात नहीं बेटा, होता। आगे बढ़ें। अब हम अगला देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर इन पोलर। अच्छा एक बात फिर से, नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने की कंडीशन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज हायर देन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। बस ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये नॉन पोलर था, अब पोलर की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने वाला हूँ मैं। अब पोलैरिटी मैं बहुत ज़्यादा ले लूँ ताकि डिजॉल्व करना आसान हो जाए। अब जब ज़्यादा पोलर ले लेते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो एग्जांपल है NaCl इन वाटर। अगर मैं NaCl को पानी में डालूँ तो वो काम कैसे करेगा, वो डिजॉल्व कैसे होगा, हमारा मेन टास्क ये है। आओ देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव सिंबल रिप्रेजेंट करूँगा तो समझ लेना कि मैंने कुछ और नहीं बल्कि Na+ की बात की है, और अगर मैं नेगेटिव सिंबल कहीं लगाऊँ तो समझ लेना मैंने Cl- की बात की है, और कहीं पे मैं इस तरीके से पोलर सब्सटेंस तैयार करूँ समझ लेना मैंने H2O की बात की है। तो ये जो कैप्सूल है H2O बता रहा है, जो पोलर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। चलो मैंने एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, फिर से एक पॉजिटिव, फिर से एक नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा देखते हैं। एक Na है, उसके
आगे एक Cl होगा, सोचो एक Na है और उसके आगे एक Cl है, उसके पीछे भी एक Cl है, उसके दाएं भी एक Cl है और उसके बाएं भी एक Cl है, उसके ऊपर भी एक Cl और उसके नीचे भी एक Cl। उस सोडियम को कितने Cl ने घेर के रखा है? 6। सेम ऐसे ही इस क्लोरीन की तरफ देखते हैं, उसके राइट में एक Cl है तो लेफ्ट में भी राइट में एक सोडियम है तो लेफ्ट में भी एक सोडियम होगा, उसके पीछे एक सोडियम है तो उसके आगे भी एक सोडियम होगा, इसके ऊपर एक सोडियम है तो उसके नीचे भी एक सोडियम होगा। तो एक क्लोरीन कितने सोडियम से घिरा हुआ होगा? 6। तो एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा हुआ है और एक क्लोरीन भी 6 सोडियम से घिरा हुआ है और एक सोडियम भी 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। इसलिए हम Na+ और Cl- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर पार्टिकल, यानी कौन कितने से जुड़ा हुआ है। तो हर एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा हुआ नजर आएगा, हर एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें एक क्लोरीन को मैं 4 सोडियम से घिरा हुआ नजर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला हम क्लोरीन यहाँ पे दिखा नहीं सकते, ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है। इसलिए क्या बात क्लियर हो गई? एक्चुअल में ये क्या है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डन, गुड। ओके, अगर मैं आपसे कहता, फिर से ध्यान सुनो, अगर मैंने कहता मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो जब मैंने इसको पानी में डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल फॉरेन पार्टिकल को देखते ही तुरंत उसकी तरफ कूदेंगे, और जब उसकी तरफ कूद पड़ेंगे, अब आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल के पास 2 टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। क्या लगता है इस नेगेटिव जो Cl- है उसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल अपने कौन से टर्मिनल के साथ अटैक करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल दे दो, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल इस Cl- के पास आए, और यहाँ पे क्या करूँ मैं? नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस पॉजिटिव के पास आए, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से सुनना बेटा, जब वाटर के मॉलिक्यूल किसी के पास आते हैं, किसी आयन के पास आते हैं, क्या बेटा कोई भूत प्रेत तो नहीं है, कोई चुड़ैल? सारी तो चली गई 2 बजे ही, चुड़ैले नहीं, मतलब सॉरी फॉर दैट, है ना। तो अभी शायद इनविजिबल कोई 1-2 भूत या चुड़ैल हो जो वहाँ पे परेशान कर रहा है। अच्छा, बैठे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ तो भूत बैठे होंगे इस लाइन में, इसी लाइन में चुड़ैले बैठे होंगे। तो जब भी कभी कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास आते हैं तो वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया था जब 2 पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे अगर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं आयंस की तरफ जैसे आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना बेटा। कौन सी एनर्जी है वो? क्या लगता है कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी है। या हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा H स्मॉल h ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का चाहता है कि Na+ को अलग करो और Cl- को अलग करो। लेकिन ज़रा मुझे बताओ, इनके बीच में भी तो अपनी एक एनर्जी होगी ना, बताओ वो कौन सी एनर्जी है बेटा? कौन सी एनर्जी है? लैटिस एंथैल्पी। 2 आयंस के बीच में कौन सी एनर्जी होती है? लैटिस एंथैल्पी। और वाटर की मॉलिक्यूल के आने की वजह से कौन सी एंथैल्पी आती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये रहा लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को डेल्टा LH से रिप्रेजेंट करते हैं। सोचो जरा, 3 कंडीशन दे रहा हूँ। पहली कंडीशन में आपसे कहता कि लैटिस एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी चाहता है Na+ और Cl- को एक साथ होल्ड करके रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहता है उनको अलग करना। तो बताओ इस केस में, जिस केस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, क्या वो अलग हो पाएंगे या नहीं? अलग नहीं हो पाएंगे। तो क्या सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? सॉल्युबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। सॉल्युबिलिटी डज नॉट अकर।
और अगर बेटा सॉल्युबिलिटी नहीं हुई तो चिल्ला चिल्ला के त्राहिमाम कर रहा है वो। त्राहिमाम का मतलब होता है मदद करो। तो वो चिल्ला रहा है, कह रहा है त्राहिमाम, कोई तो मदद करो उसे। मान लो आपने ठंडे पानी में, ध्यान सुनना, ठंडे पानी में आपने चीनी डिजॉल्व करने की कोशिश की, एकदम मस्त चिल्ड वाटर है, और आपने उसमें चीनी डाल दिया, तो क्या वो चीनी डिजॉल्व हो जाएगा? नहीं। अब वो चाह रहा है कि आप उसे एनर्जी दें, तो आप बाहर से चम्मच डालते, ये मस्त घुमा दिया। तो चम्मच डाल करके घुमाने से आपने बाहर से एनर्जी दी, तब जाके वो डिजॉल्व हुआ। तो जिस केस में आप बाहर से एनर्जी देते हो, उस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस नाम देते हैं? एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। तो इस यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, जिस केस में डेल्टा एल की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा होगी, सॉरी, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एल से ज़्यादा होगी, यानी कि इस बार हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। बताओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी चाहता क्या है? तोड़ना। और लैटिस एंथैल्पी क्या चाहता है? जोड़ना। इस बार हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा ताकतवर। बताओ, क्या टूटेगा या जुड़ेगा? टूट जाएगा। तो क्या सॉल्युबिलिटी होगी या नहीं होगी? होगी, सॉल्युबिलिटी अकर। अगर सॉल्युबिलिटी अकर कर रहा है, उस केस में मान लो 3 किलो जूल लैटिस एंथैल्पी है जो उसको जोड़ के रखी हुई आयंस को, और उसमें आपने 10 किलो जूल की हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करवा दी। तो 10 किलो जूल की हाइड्रेशन एंथैल्पी में से सिर्फ 3 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होगा लैटिस एंथैल्पी को तोड़ने के लिए। बाकी बचा हुआ 7 किलो जूल कहाँ चला जाएगा? वो सिस्टम को गर्म कर देगा, सॉल्यूशन को गर्म कर देगा, और आप कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर से एनर्जी निकल रही है। और जिस केस में, जिस प्रोसेस में सॉल्यूशन के अंदर से एनर्जी निकलती है, उसे एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आपके पास दो प्रोसेस है, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पिछली बार की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि आप कहते थे बस इंटरेक्शन अगर ज़्यादा हुआ सॉलिड सॉलिड का तो काम हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दो फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डाल रहे हैं, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और तो दूसरा लैटिस एंथैल्पी। यानी कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक बेसिक सा सवाल पूछ लेता हूँ। पूछ लूँ क्या? तैयार हो? पक्का? पैसे वाला नहीं है। सवाल ये है, मेरे पास 2 गिलास हैं। एक गिलास में पानी है 2 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा पानी, मस्त आपने फ्रीजर से निकाला है। और एक गिलास में पानी है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी वहाँ से आप भर के लेके आ रहे हो। दोनों गिलास में एक एक चम्मच चीनी डाल दिया। बताओ कौन सा वाला चीनी जल्दी डिजॉल्व होगा? 27 वाला चीनी जल्दी गिर। क्या रीजन है अब ये बताओ? पहला ऑप्शन, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज हायर देन लैटिस एंथैल्पी। दूसरा ऑप्शन, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन लैटिस एंथैल्पी। तीसरा ऑप्शन, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी बोथ आर सेम। पहला, सोचो सोचो। आपके पास 2 गिलास पानी है और चीनी एक एक चम्मच दोनों में डाला। गर्म वाले में चीनी जल्दी डिजॉल्व हो गया, ठंडे वाले में चीनी डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो गर्म वाले में चीनी जल्दी डिजॉल्व होने का क्या रीज़न है? जो कि ऐसा क्या है उस गर्म पानी में जो कि ठंडे पानी में नहीं है? चीनी दोनों में सेम है, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी दोनों की सेम है। गर्म पानी में कौन सी एंथैल्पी ज़्यादा है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इस वजह से गर्म पानी में जल्दी चीनी डिजॉल्व हो रही है। सी ऑप्शन तो बराबर वाले में ना। ऑप्शन क्या है? लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी में हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इस बार हायर है। तो जिस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। गर्म पानी में
और ठंडे पानी में बस इतना सा अंतर है कि गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हो तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा मिलती है, इसलिए शुगर जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है। ठंडे पानी में वही चीनी डालते हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सफिशिएंट मिल नहीं पाती, इसलिए शुगर डिजॉल्व नहीं हो पाता। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? गुड। अब सवाल ये है कि मान लो, ध्यान सुनना, मान लो ये वाटर के मॉलिक्यूल जा करके इस Cl को उठा करके लेके चले आए, मस्त खेल रहे हैं उसके साथ, Cl के साथ। देखो वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये हल्का से इसे अंदर की तरफ, जैसे अंदर की तरफ गए लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हुई, वो लैटिस के पास गई, लैटिस को तोड़ रही है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, थोड़ा सा और दूर होगा, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, और ऐसे ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल मस्त उसको उठाएंगे और उठा करके अलग लेके चले जाएंगे, और आप उसने वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे हमने तो डिजॉल्व करा दिया। उस केस में एक पॉजिटिव चार्ज ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ नजर आएगा। देखो, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से मस्त इसके साथ घिरा हुआ नजर आ रहा वाटर के मॉलिक्यूल। ऐसे ही एक नेगेटिव चार्ज होगा जो ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ नजर आएगा। अब इस आयन में ये क्या है, Na+, ये क्या है Cl-, लेकिन Na+ के साथ ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल है, Cl- के साथ ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इन आयंस का नाम हो गया हाइड्रेटेड आयंस। क्या नाम हो गया बेटा इसका? हाइड्रेटेड आयन। क्यों? क्योंकि ये आयन किसके साथ है? वाटर के साथ है, इसलिए इसका नाम हो गया हाइड्रेटेड आयन। एक और बात कहो तो बता दूं, जानना चाहते हो तो बता देता हूं, नहीं तो फिर क्या ही ज़रूरत है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एक्चुअल मतलब क्या है और दिखाता हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 मॉलिक्यूल मिल करके, 11 है लेकिन मैं 10 मान लेता हूँ। 10 मॉलिक्यूल मान लो मिल करके NaCl, वाटर के कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी NaCl के एक मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करने में? 10, जिसमें से 5 सोडियम के साथ गए तो 5 क्लोरीन के साथ गए। अगर हमने, मान लो हमारे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में मैंने 1000 वाटर मॉलिक्यूल रखे हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 1000 मॉलिक्यूल। NaCl का पहला मॉलिक्यूल जब मैं डालूंगा तो क्या वो डिजॉल्व हो जाएगा? हाँ, क्यों? 10 मॉलिक्यूल वाटर के जाएंगे उसकी तरफ, झपट्टा मारेंगे और नोच करके अलग कर देंगे। 5 इसके साथ, 5 के साथ मस्त खेल रहे हैं दोनों अलग से। ठीक है, अब सवाल ये है कि 1000 मॉलिक्यूल वाटर के थे और सिर्फ यूज कितने हुए? 10 मॉलिक्यूल, तो बाकी मैं 1000 कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो 100 कर लेता हूँ। तो मान लो 10 मॉलिक्यूल यूज हो गए, बचे कितने? 90 मॉलिक्यूल। 90 मॉलिक्यूल क्या ऐसे देखते रहेंगे? नहीं, उनका अपना टर्न होता है। वो जो 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं ना, कुछ देर के बाद ये 5 मॉलिक्यूल वाटर का जो है, ये इस Cl को छोड़ेंगे, दूसरे 5 मॉलिक्यूल आएंगे उसको पकड़ेंगे, 5 ही आएंगे, और ऐसे मस्त फुटबॉल की तरह खेल रहे होंगे, उसको उछाल उछाल करके ऐसे मार रहे होंगे। पहला मॉलिक्यूल डिजॉल्व। अब दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, फिर से आपने NaCl का दूसरा मॉलिक्यूल डाला तो भी डिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, चौथा डालोगे डिजॉल्व हो गया, 5वां क्या डिजॉल्व होगा? हो गया। छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया। अब 9 मॉलिक्यूल तक मैंने इसमें डिजॉल्व कर दिए। बताइए सॉल्यूशन में डिजॉल्व होते चले जा रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अभी 9 मॉलिक्यूल मैंने डिजॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड। क्यों? 10वां मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने 10वां मॉलिक्यूल डिजॉल्व कर दिया, अब सॉल्यूशन कैसे हो गया? सैचुरेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने 100 मॉलिक्यूल वाटर के थे, 100 के 100 मॉलिक्यूल यूज हो गए ना। अब आपने 11वां मॉलिक्यूल जैसे डाला NaCl का, वो क्या होगा? डिजॉल्व होगा क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसा हमें लग रहा है, ध्यान दें, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे की? सच्चाई ये है कि जैसे आपने बाहरी 10 मॉलिक्यूल आपने डाल दिया, मस्त डिजॉल्व हो गया है, सारे Na+ वाटर के साथ खेल रहे हैं, सारे Cl- वाटर के साथ खेल रहे हैं, या वाटर इनके साथ खेल रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है?
जैसे आपने 11वां मॉलिक्यूल डाला उसके अंदर, ये जो 10 मॉलिक्यूल है ना, इनको तो फॉरेनर नया दिख गया, तो क्या होगा, इनको छोड़ेंगे और नए वाले की तरफ बहुत तेज़ी से भागेंगे और उसको नोच करके अलग करेंगे। तो क्या वो डिजॉल्व हो गया या नहीं? नया वाला जो आया, नया वाला तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन पुराना वाला जो प्लस और माइनस था ये दोनों फ्री हो गए, क्योंकि वाटर के जितने मॉलिक्यूल थे उतने ही हैं, वो तो यूज हो गया हर जगह। तो उस केस में ये दोनों आपस में मिलेंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जो मॉलिक्यूल आपने डाला वो तो डिजॉल्व हो गया, लेकिन जो सबसे पहले डिजॉल्व हुआ था वो प्रेसिपिटेट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल जैसे डाला वो नीचे दिखेगा। हाँ, एक्चुअली जो दिख रहा है नीचे वो नहीं है, वो सबसे पहला जो डिजॉल्व हुआ था वो वाला है, और जो आपने अभी डाला वो तो डिजॉल्व हो चुका है। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि जितने मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट होंगे। फिर से आपने नया मॉलिक्यूल डाला, वो डिजॉल्व हो जाएगा, पुराना वाला प्रेसिपिटेट, नया वाला डिजॉल्व हुआ, पुराना वाला प्रेसिपिटेट हुआ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम। और ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ज़रा देखो गर्म कर देने पे क्या होगा। जैसे आपने पानी गर्म कर दिया, अब गर्म कर दिया तो भैया 5 मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है 3 मॉलिक्यूल से काम हो जाए इनका, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से 2 मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री होंगे कि नहीं होंगे, और वो 4 मॉलिक्यूल जो फ्री हुए किसी दूसरे मॉलिक्यूल को डिजॉल्व कर देंगे। इस तरीके से जैसे आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया, वो वापस से कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड हो गया, और उसमें और अमाउंट में चीज़ें डिजॉल्व होने लगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? डन? हाँ हाँ, डिजॉल्व होता जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो जो आपने डाला वो एक्चुअली डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन नीचे जो बैठा हुआ दिख रहा है ना, वो पहला वाला था जो अभी बैठ गया। हाँ, घुला वाला मॉलिक्यूल आपस में मिल करके प्रेसिपिटेट होते हैं। यही तो प्रेसिपिटेशन है। सॉल्ट के मॉलिक्यूल डिजॉल्व भी हो रहे हैं और प्रेसिपिटेट भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जब शेप देखोगे ना, वो एज इट इज़ नहीं दिखेगा, कुछ अलग होगा, वो बदल चुका होगा, अलग तरीके से रीअरेंज हो गए हैं वो। एनीवे, तो अभी हमें ये पता चल गया सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, याद रखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी सैचुरेटेड होगा जब उसमें इक्विलिब्रियम आया हो। बिना इक्विलिब्रियम के वो सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब इक्विलिब्रियम किसमें? डाइल्यूशन और प्रेसिपिटेशन के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी कि फॉर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के इक्वल होना चाहिए। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसके लिए रेट ऑफ डिसोल्यूशन दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन। और अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा बेटा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिजॉल्व हो रहा होगा ना, तो क्या ज़्यादा होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। और इसीलिए जब डिसोल्यूशन ही ज़्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो ही नहीं पाएगा। यही रीज़न है कि ये अनसैचुरेटेड है। ये रहा हमारे पास दो हमने सॉल्यूशन अभी डिसॉल्व किया। कौन कौन सा? एक पोलर सॉलिड को पोलर सॉलिड में डिसॉल्व किया, एक नॉन पोलर सॉलिड को नॉन पोलर सॉलिड में डिसॉल्व किया, जिसका नेचर हमने सिर्फ देखा अभी, इफेक्ट ऑफ नेचर। अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इनके ऊपर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, इस पर टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, आओ चेक कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solid in liquid। सॉलिड को जब हमने लिक्विड में डाला तो उसके ऊपर जो सॉल्युबिलिटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बेटा प्रोसेस एक्जोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो फॉर एक्जोथर्मिक बताओ, एक्जोथर्मिक के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या वो सॉल्युबल होगा?
ली सेटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि एक्जोथर्मिक के केस में टेम्परेचर कम करना चाहिए और एंडोथर्मिक केस में टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। जैसे मैगी का पकना कौन सा प्रोसेस है? मैगी 2 मिनट में जो बनती है, नहीं, तो मैगी पकाने वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। लेकिन उसमें अंदर से हीट निकल रही भी तो है, नहीं, आप जो हीट दे रहे हैं वही एक्सेस अमाउंट में होकर निकल रही है। तो जब तक आप हीट नहीं दोगे तब तक मैगी पकेगी नहीं। तो प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक। तो जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है उसे जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतनी जल्दी होगा, लेकिन जो एक्जोथर्मिक है उसे जितना ठंडा करोगे उतनी जल्दी होगा। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी बताओ बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फॉर एंडोथर्मिक बताओ, solubility is directly proportional। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अगर कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर के सॉलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब है लास्ट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक बात बताओ बेटा, क्या सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगा के मैं उसको कंप्रेस कर सकता हूँ? टूट जाएगा, नहीं कर सकता हूँ। लिक्विड के ऊपर कंप्रेस कर सकता हूँ उसे प्रेशर लगा के? हाँ, अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बॉटल की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती? छोटा सा बॉटल लेता, मस्त ठूस ठूस के पानी भर देता और पानी बंद करके ले आता और पूरी क्लास वाले लोग पानी पीते हैं और फिर भी वो बचा रह जाता उसमें पानी। क्या ऐसा है? नहीं, हम नहीं भर सकते। ना तो हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ना ही सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ किस पर? गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए जब भी प्रेशर की बात आएगी तो जहाँ पे गैस दिख जाएगा वहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ गैस नहीं दिखेगा प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप नोट करेंगे और लिखेंगे। तो क्या हम अभी क्या डिजॉल्व कर रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं ना, तो ना तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है ना ही लिक्विड के ऊपर, तो सॉलिड एंड लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिखेंगे देयर आर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। देयर आर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नीचे एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। Pressure can only affected on the solubility of solution, having at least one component is gas, having at least one component is gas। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं आज के लेक्चर हमने क्या क्या किया। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में बात की, सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात किया, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात किया, कॉन्सेंट्रेशन के टाइप्स के बारे में बात किया। फिर हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया, सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। फिर से बताएं, सॉल्युबिलिटी पे मेजर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है? 3। कौन कौन सा? नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर तभी काम करेगा जब एटलीस्ट एक कंपोनेंट गैस हो, और टेम्परेचर हमेशा एक्जोथर्मिक के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एंडोथर्मिक केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात आई नेचर का, तो नेचर में सॉलिड को पोलर को पोलर में डिजॉल्व कर सकते हैं, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने जब नॉन पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व कराया तो सॉल्युबिलिटी की कंडीशन थी कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इज मोर देन इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। फिर जब सॉल्युबिलिटी ऑफ
पोलर को पोलर में कराया तो हमने कंडीशन देखा दो चीज़ें हो सकती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी होगी और प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगा, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है तो सॉलिबिलिटी नहीं होगी और प्रोसेस एंडोथर्मिक कहलाएगा। अब आपको सॉल्युबल करने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या हेनरीज लॉ, ताकि मुझे याद रहे कि मुझे नेक्स्ट क्लास में क्या कराना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और ब्रैकेट में लिख देना हेनरीज लॉ। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें। टाटा बाय बाय।